Good evening, guys. Welcome all. I am Mrs. Sarla, an assistant professor in Dr. Viren Sarup Institute of Professional Studies, Kanpur. In last lecture, I discussed about inclusive practices in your optional paper, Inclusive Education, Unit 4, and in which I discussed about cooperative learning strategy. Today, I am going to discuss about peer tutoring. से peer tutoring और peer tutoring भी कहा जाता है. Okay, let's see what is peer tutoring. This mode of tutoring involves or may involve a peer, an older student, or an expert teacher in the tutorial role. Simply peer tutoring का मतलब है कि कोई आपका फ्रेंड, दोस्त या आपसे कोई थोड़ा सा एज में बड़ा आपको पढ़ाए. मीन्स इट इज़ अ फ्लेक्सिबल स्ट्रेटजी. इट इज़ अ peer mediated strategy that involves students serving as a academic tutor or tutees. मतलब दो छात्रों का या तो दो लोगों का एक ग्रुप होता है जिसमें एक ट्यूटर होता है और एक ट्यूटी होता है जो उसको उसकी कोई कमी होती है, कोई परेशानी होती है या उसकी कोई स्किल्स होती हैं, उनको निखारने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए उसको इंस्ट्रक्ट करता है. Peer tutoring is the most effective in inclusive setting or practice because it can be used to meet the special educational needs of children by providing remedial instructions. बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक होती है इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस में. इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी होती है जो खास करके चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जो होते हैं, नीडी चिल्ड्रन होते हैं, डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, जिनमें कोई ना कोई समस्या होती है, समस्यात्मक बालक होते हैं, उनको एक उपचारात्मक शिक्षण देना, एक रिमीडियल इंस्ट्रक्शन देने में काम आती है. इन दिस हायर परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स इज पेयर्ड विद द लोअर परफॉर्मिंग स्टूडेंट टू रिव्यू बिहेवियरल कॉन्सेप्ट्स और टू लर्न. मीन्स एक थोड़ा सा टैलेंटेड बच्चा जो थोड़ा सा गिफ्टेड चाइल्ड की तरह है या उससे थोड़ा सा एज में बड़ा है, तो उस जो स्लो लर्नर है उसको सिखाने के लिए पेयर किया जाता है, उसके साथ उसका पेयर बनाया जाता है. इफ वी सी द वर्डली मीनिंग ऑफ पेयर ट्यूटोरिंग, सो पेयर मीन्स बराबर का, यानी कि जो ऐसा छात्र जो आपके एक ही स्कूल का है या एक ही कक्षा में पढ़ रहा है या पेयर है, थोड़ा सा एज के आसपास है, थोड़ा सा आपसे बड़ा है, जो आपको एक अपनी क्लास का एक अच्छे से इंस्ट्रक्शन दे सकता है, जो खुद पढ़ चुका है तो वो आपको उस चीज़ को अच्छे से पढ़ा सकता है. और ट्यूटोरिंग में जो ट्यूटो वर्ड है उसका मतलब है एक शिक्षक या एक ऐसा छात्र जो आपको निर्देश देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, डायरेक्शंस देता है. टीचर और अ स्टूडेंट हु गिव्स डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस टू स्टूडेंट्स और स्मॉलर क्लास. इट इन्वॉल्व्स 1-to-1 इंस्ट्रक्शंस. एक इंस्ट्रक्शन इसमें इन्वॉल्व किया जाता है. इट कैन ऑल्सो बी क्रॉस एज ट्यूटोरिंग और सेम एज ट्यूटोरिंग. रेफर्स टू इंस्ट्रक्शनल सिचुएशन. क्रॉस एज मीन्स आपका थोड़ा सा एज से डिफर हो सकता है और सेम एज का भी हो सकता है. इन विच पेयर टोटल प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू द यंगर चिल्ड्रन ऑफ लोअर ग्रेड. कोई स्लो लर्नर है तो उसको कोई फास्ट लर्नर या टैलेंटेड पर्सन उसको पढ़ाता है. हिंदी में इसे समकक्षी शिक्षण कहते हैं. समकक्षी यानी कि समान कक्षा का, आपके साथ रहने वाला. जैसे पहले हम लोग बात करते थे कि जो एक एज होती है छोटी, तो बच्चे खेलना पसंद करते हैं, खेल कर चीज़ों को सीखना पसंद करते हैं. तो जो ग्रुप में गेम्स होते हैं तो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं. उसमें जैसे गैंग फॉर्मेशन उनकी आदत हो जाती है, टोली बनाने की. और गैंग एज बोलते हैं उस एज को, पीयर ग्रुप बोलते हैं. तो जो आपस में बच्चे एक ही एज के होते हैं तो उसमें साथ में रहकर सीखना
ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि एक जो अच्छा प्रदर्शन करता है विद्यार्थी, वो निम्न कम प्रदर्शन करने वालों को, लोअर परफॉर्मेंस देने वालों को एक पेयर बना दिया जाता है, जिसमें वह जो लोअर परफॉर्मेंस वाला है उसकी स्किल्स को निखारने का प्रयास करता है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने का प्रयास करता है। Means the age in which children like to stay in groups, gang, peers, we call it peer group. Gang age, gang में रहकर एक चाइल्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पर बहुत सी क्रियाएं करते हैं, जो इंजॉय या बात वे अपने एडल्ट ग्रुप में कर पाते हैं, पीयर ग्रुप में कर पाते हैं, वो दूसरों से नहीं कर पाते हैं। तो ये पीयर में रहकर सीखना पसंद करते हैं। In peer tutoring, the tutoring of spelling, handwriting, arithmetic and social behavior can be involved or used. जो peer tutoring होती है उसमें हम बहुत सी स्किल्स को डेवलप करते हैं, जैसे कोई आपको स्टूडेंट्स होते हैं, स्पेशल नीडी चिल्ड्रन होते हैं जिनके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, हैंड राइटिंग की प्रॉब्लम होती है, कुछ अर्थमेटिक स्पेलिंग्स नहीं बोल पाते, रीडिंग की प्रॉब्लम होती है, या सोशल इंटरेक्शन उनका अच्छा नहीं होता, हेजिटेशन वाले होते हैं, इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं, सोशल बिहेवियर, ऐसी स्किल्स को उनकी डेवलप किया जाता है। दिस प्रोसेस कैन बी यूज्ड once or twice in a week in the last. इस प्रोसेस को सप्ताह में, वीक में एक बार या 2 बार यूज किया जाता है कि हमने 20 मिनट्स या आधा घंटा ले लिया उसके साथ, तो वो उसकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हमने सुधार लिया। जैसे हमने लर्निंग डिसेबिलिटी में पढ़ा था, डिसलेक्सिया या डिसकैल्कुलिया जैसी छोटी छोटी ऐसी समस्याएं थी जिनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसके लिए कोई अलग से स्पेशल स्कूल की नीड नहीं है। बच्चे की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जो रीडिंग प्रॉब्लम होती है, राइटिंग प्रॉब्लम होती है, या अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है। दिस प्रोसेस कैन बी यूज्ड once or twice in a week. It is a very beneficial process or tutoring method which can be used for children with special needs. ये उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल प्रोसेस है। ये ऐसा मेथड और स्ट्रेटजी है जो स्पेशल नीडी होते हैं, किसी न किसी रूप में उनमें कोई ना कोई समस्या होती है, चाहे वो सीखने से संबंधित हो, चाहे वो लिखने से संबंधित हो, चाहे वो पढ़ने से संबंधित हो, चाहे वो मैथ लगाने से संबंधित हो, या उनको किसी साइकोमोटर कोई प्रॉब्लम हो, किसी एक्टिविटी को करने में प्रॉब्लम हो, कोई कम्युनिकेशन से प्रॉब्लम हो, तो उन लोगों के लिए सबसे अधिक बेनिफिशियल प्रोसेस है। So we can say peer tutoring is a flexible system in which a tutor or tutee, पढ़ने वाला या पढ़ाने वाला, दोनों ही भूमिका छात्र निभाता है, चाहे वो थोड़ा सा क्रॉस एज का हो, चाहे वो सेम एज का हो। इन विच हाईली परफॉर्म करने वाला लो परफॉर्मर को पढ़ाता है, उसकी सहायता करता है, उसकी समस्या को सुलझाता है, उसको सोसाइटी के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। नाउ सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीयर ट्यूटोरिंग, कि उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या एम्स हैं इस स्ट्रेटेजी को बनाने के। इन दिस ट्यूटोरिंग अ पीयर और अ चाइल्ड ऑफ सेम और लो ग्रेड इज इन्वॉल्व। जैसा हमने पहले भी बताया, 2 छात्र हैं, एक एजुकेटर की तरह ट्रीट करता है, एक लर्नर की तरह ट्रीट करेगा, एक पीयर ट्यूटर की तरह और दूसरा उसका ट्यूटी हो जाएगा। एज वी नो दैट देयर आर 3 डोमेन्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑलवेज। कॉग्निटिव डोमेन जो होता है वो हमारा, जहाँ हमारे ज्ञान की बात आती है, चीज़ों की इंफॉर्मेशन देकर सीखना, उसको देख कर सीखना, उसको ऑब्जर्व करके सीखने की बात होती है, तो कॉग्निटिव डोमेन होता है। सोशल डोमेन में सोशल बिहेवियर को सीखते हैं, अफेक्ट करता है हमें सभी का बिहेवियर, तो क्या अफेक्शन है जो हम एक दूसरे के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, तो वो स्किल सीखते हैं। साइकोमोटर डोमेन क्या है? साइकोमोटर स्किल सीखते हैं जो कि हैंड्स वगैरह जो इन्वॉल्व हैं उससे रिलेटेड चीज़ों को सीखते हैं।
तो कॉग्निटिव डोमेन, इन कॉग्निटिव डोमेन कॉग्निटिव स्किल्स यूज्ड इन एकेडमिक टीचिंग और ट्यूटरिंग। कॉग्निटिव डोमेन में कॉग्निटिव स्किल्स मीन्स माइंड रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जैसे हमारा ऑब्जर्वेशन है, परसेप्शन है, हमारा मेमोरी पार है, हमारा रिटेंशन है कि हम कोई भी चीज को देखकर किस तरीके से उसको ले रहे हैं, कितनी देर मेमोरी में स्टोर कर पा रहे हैं, ये सब कॉग्निटिव स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव की जाती हैं। और सोशल डोमेन, इन सोशल डोमेन वी डील विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्नर सोशल बिहेवियर, उसके सोशल बिहेवियर को, लर्नर के सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं कि इंटरेक्शन होता है उन दोनों का आपस में, तो वो सबके साथ कैसे कम्युनिकेशन करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, ऐसी स्किल्स को सीखते हैं। साइकोमोटर डोमेन विच प्रमोट द इम्प्रूवमेंट इन द स्किल ऑफ हैंड राइटिंग। साइकोमोटर डोमेन में हैंड राइटिंग जैसी स्किल्स, जो मूवेबल बॉडी जहाँ पर इन्वॉल्व होती है, वो स्किल्स डेवलप की जाती हैं। मीन्स बच्चा खुद करके उसको सीखता है, एक्टिविटी करता है तो अपनी बॉडी को मूव करता है। इन दिस वे द स्टूडेंट्स हु आर इन्वॉल्व्ड लर्न कोऑपरेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, फ्रेंडशिप और एक्सेप्टेंस। इस वे में स्टूडेंट जो है वो लर्निंग में इन्वॉल्व होता है और ऐसी स्किल्स को अपनी डेवलप करता है कि कोऑपरेशन की फीलिंग आए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, दो एक साथ एक पेयर में हो रहे हैं तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखते हैं और सम्मान की भावना आती है, फ्रेंडशिप की फीलिंग आती है, एंड एक्सेप्टेंस, एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की स्किल डेवलप होती है। पीयर ट्यूटर प्ले एंड सपोर्टिव रोल बाय प्रोवाइडिंग रिमीडियल इंस्ट्रक्शंस, एडिशनल प्रैक्टिस। पीयर ट्यूटर जो होता है वो एक सपोर्टिंग रोल प्ले करता है, उसे मीन्स उसको ऐसा नहीं है कि वो हर चीज नई सिखाता है, उसको जो क्लास में टीचर ने पढ़ाया या लाइफ में उसको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो उसे रिमीडियल इंस्ट्रक्शन देता है, जहां जहां पर वो कमी है उसके अंदर, पहले उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोस किया हुआ होता है तो उसको रिमीडियल टीचिंग की जरूरत होती है, रिमीडियल इंस्ट्रक्शंस देता है, उपचारात्मक एक तरह का शिक्षण देता है। जैसे हमें रीडिंग में प्रॉब्लम है, रीडिंग अच्छी नहीं है, लर्निंग अच्छी नहीं है, राइटिंग अच्छी नहीं है, एडिशनल प्रैक्टिस, उसके बाद उसको बहुत सी उस चीज की प्रैक्टिस करवाता है जिससे प्रैक्टिस करने से वह इम्प्रूव हो जाता है। इन सम एरियाज इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ बेटर वे कंपेयर्ड टू नॉर्मल टीचिंग। बहुत से एरियाज में, बहुत से फील्ड्स में ऐसा देखा गया है कि ये बहुत ही अच्छा वे है टीचिंग का, नॉर्मल से जो नॉर्मल टीचिंग कराई जाती है उनके कंपैरिजन में, बिकॉज द चाइल्ड इज लर्निंग फ्रॉम समवन, अगर वो किसी से सीखता है जो लगभग विच इज ऑफ सिमिलर एज, जो लगभग उसकी एज का होता है और मे बी अ लिटिल डिफरेंट, और थोड़ा सा कुछ डिफरेंट होता है, तो चाइल्ड कैन बिकम मोर कंफर्टेबल। वो उसके साथ जितना कंफर्टेबल होता है, एक सीनियर टीचर क्लास में आए उसके साथ वो इतना कंफर्टेबल फील नहीं करता है, क्योंकि वो सेम एज ग्रुप के साथ चीजों को सीखने में ज्यादा इंजॉयमेंट करता है, फन फील करता है, खुशी फील करता है, कंफर्टेबल फील करता है। नाउ सी द पीयर ट्यूटरिंग प्रोसीजर्स। प्रोसीजर मीन्स कि कौन सा वे है, कौन सी टेक्निक है, कौन सा मेथड है जिसके जरिए हम उन बच्चों का पेयर बना के उनको एक्टिविटी दे सकते हैं और काम करा सकते हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाता है डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसीजर। डेमोन्स्ट्रेशन जैसा कि हम नाम से ही परिचित हैं कि ये एक प्रदर्शन विधि होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड शो डू एक्टिविटी। मैंने चीज दिखाई और करी, उसने एक्टिविटी करी, शो एंड डू एक्टिविटी जिसे कहा जाता है। ट्यूटर शुड टीच इन स्मॉल स्टेप्स। छोटे छोटे स्टेप्स में ट्यूटर सिखाता है, वन एट अ टाइम, एंड ऑल्सो प्रोवाइड clear demonstration in a way that as a student can link the step together। उसे छोटे छोटे स्टेप्स में चीजों को शो करता है और उसे क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन इस तरह से देता है कि बाद में साथ में वह भी स्टूडेंट उसके साथ लिंक हो जाए और वो स्टेप करे। The main focus is that the student
Practice immediately after each task or step has been demonstrated. मेन फोकस इस बात पे किया जाता है कि स्टूडेंट को जो भी डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है, जो चीज सिखाई गई है, वो इमीडिएटली उस पर प्रोसेस करे, उसको उस स्टेप को तुरंत ही वह भी करने लग जाए. शो डू एक्टिविटी इज दिस. द मेन फोकस इज टू डेमोन्स्ट्रेट द टास्क and then ask the other student to complete or repeat the same task. जो स्टेप किया है उसको तुरंत फिर उसको करने को, रिपीट करने को कहा जाता है, कंप्लीट करने को और रिपीट करने को कहा जाता है. तो ये प्रदर्शन विधि की तरह होता है कि आपने कोई चीज दिखाकर एक बार सिखा दी और उसके बाद उसने उस चीज को रिपीट किया. नेक्स्ट वन इज टेस्ट टेक प्रोसीजर. टेस्ट टीच प्रोसीजर. टेस्ट टीच प्रोसीजर क्या है कि एक तरह से टेस्ट लिया जाता है, कहीं पर भी हमें कुछ ऐसा नीड लगती है, फिर उस टास्क को एक तरह से एनालाइज किया जाता है. ट्यूटर टेस्ट इफ द लर्नर कैन डू द रिक्वायर्ड टास्क. कोई चीज सिखा दी गई है तो उसका टेस्ट लिया जाता है अगर वो चाहता है. इफ द लर्नर फेल्स, अगर उस टास्क में वो फेल हो जाता है, देन द टास्क इज एनालाइज्ड टू सी. अब उसको एनालाइज किया जाता है कि कहाँ पर कमी रह गई है, कहाँ पर प्रॉब्लम रह गई है. व्हाट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द टास्क इज कॉजिंग डिफिकल्टी. किस जगह पर उस टास्क में उसकी किस जगह पर, किस पार्ट में, किस एस्पेक्ट में पर्टिकुलरली आपको डिफिकल्टी नजर आ रही है. एंड व्हाट आर क्रिएटिंग डिफिकल्टी, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो उस लर्निंग में डिफिकल्टी क्रिएट कर रहे हैं. आफ्टर गिविंग अप्रोप्रिएट डेमोन्स्ट्रेशन, जब हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको चीज को फिर से डेमोन्स्ट्रेट कर दिया एंड इंस्ट्रक्शन उसको दे दिए, देन लर्नर इज अगेन टेस्टेड. फिर दोबारा से उस टास्क को कराया जाता है. इफ द लर्नर फेस एनी डिफिकल्टी, अब फिर से अगर उस टास्क में, उस एक्टिविटी में, उस प्रोजेक्ट में लर्नर को दिक्कत होती है तो सेम प्रोसीजर फिर से अप्लाई किया जाता है. द सेम प्रोसीजर इज अडॉप्टेड एंड रिपीटेड अंटिल द प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड. फिर से उस प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, फिर उस टास्क को फिर एनालाइज किया जाता है जहां पर उसको डिफिकल्टी आ रही है, फिर उसको वो चीज सिखाई जाती है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, देन लर्नर इज अगेन टेस्टेड. तो ये प्रॉब्लम तब तक चलती रहती है, ये एक्टिविटी तब तक चलती रहती है जब तक कि एक्चुअल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई ना कर दिया जाए. द थर्ड वन इज ग्रुप ऑफ पेयर्ड टीचिंग प्रोसीजर. मीन्स जो ग्रुप है उनका पेयर है बना हुआ, उन दोनों को ही टीचिंग प्रोसीजर में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करना होता है. बोथ ट्यूटर एंड ट्यूटी और लर्नर टेक चांसेस टू कंप्लीट द एक्टिविटी. दोनों को ही उसमें बराबर से पार्टिसिपेट करना होता है और दोनों को ही बराबर का चांस मिलता है एक्टिविटी को कंप्लीट करने का. द ट्यूटर डज द फर्स्ट ऑफ द असाइनमेंट टास्क. फर्स्टली पहले ट्यूटर उस असाइनमेंट टास्क को करता है एंड द लर्नर डज द सेम. फिर लर्नर सेम करता है. ऐसा नहीं होता कि पहले डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया जाए फिर उसको बोला जाए. एक पार्ट उसने किया फिर सेम उसको ऐसा करने के लिए कहा, एंड सो ऑन. इस तरह से और भी आगे चलता जाता है अंटिल द असाइनमेंट हैज बीन कंप्लीट. जब तक असाइनमेंट कंप्लीट न हो जाए. इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं. इन ओरल रीडिंग ट्यूटर कैन रीड द फर्स्ट पैसेज. जैसे हम एक चैप्टर में रीडिंग सिखाना चाह रहे हैं स्टूडेंट को, तो मैंने चैप्टर में अगर 16 पैराग्राफ हैं या 14 पैराग्राफ हैं तो फर्स्ट पैसेज ट्यूटर रीड करेगा, देन द लर्नर कैन रीड द सेकंड वन, फिर ट्यूटर रीड द थर्ड वन, लर्नर रीड द फोर्थ वन. इस तरह से वो पैसेजेस को बराबर में इक्वली उनको चांस मिलेगा रीड करने का. दिस प्रोसेस गोज ऑन अंटिल द एंड ऑफ द लेसन. जब तक लेसन का एंड नहीं हो जाता है ये प्रोसेस चलती जाती है. फिर हम नेक्स्ट चैप्टर से फिर वैसे ही नेक्स्ट चैप्टर से या दूसरे सब्जेक्ट में इस तरह से चीजों को फिर से आगे कंटिन्यू करते रहते हैं. सो दीज वर सम प्रोसीजर्स ऑफ पीयर ट्यूटोरिंग कि किस तरीके से, किस मेथड से हम बच्चों को
पेयर ट्यूटरिंग कराते हैं। नाउ सी द पेयर ट्यूटरिंग मॉडल, मीन्स कितने उसके टाइप्स हैं, कौन कौन से मॉडल में किस किस तरह से उनके पेयर्स हम बना सकते हैं और काम करवा सकते हैं। जिसमें फर्स्ट वन आ जाता है क्लास वाइड पेयर ट्यूटरिंग। क्लास वाइड पेयर ट्यूटरिंग का क्या मतलब है, इसको शॉर्ट में CWPT बोलते हैं। इसमें पूरी क्लास में 2 से 5 स्टूडेंट्स अलग अलग एबिलिटी लेवल उनका देख लिया जाता है, उनके पेयर्स बना दिए जाते हैं। तो ये जो ट्यूटर और ट्यूटीज होते हैं, ये एक बार या 2 बार सप्ताह में मिलते हैं और एक उसमें पढ़ने वाले की भूमिका निभाता है, एक पढ़ाने वाले की भूमिका निभाता है। इसके जो पेयर होते हैं इनको आपस में हम चेंज भी कर सकते हैं। सेम एज के होते हैं इसमें पेयर्स, और अपनी ही क्लास के स्टूडेंट्स को लिया जाता है। दे कैन चेंज द ग्रुप्स नेक्स्ट टाइम, जब नेक्स्ट टाइम अगर वो लिया जाए वीक में तो उसको चेंज किया जा सकता है ग्रुप को। नेक्स्ट वन इज क्रॉस एज पेयर ट्यूटरिंग। क्रॉस एज पेयर ट्यूटरिंग क्या होता है, जैसे CAPT कहते हैं, अलग उम्र का, सीनियर और जूनियर जैसे कहा जाता है कि एक ओल्ड स्टूडेंट है और एक न्यू स्टूडेंट या यंग वन है, जिसमें ट्यूटर और जो ट्यूटी होते हैं उसमें पोजीशन, जैसे क्लास वाइड वाले में वो पोजीशन चेंज कर सकते थे, इसमें पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। डोंट चेंज द पोजीशन। द सीनियर हु आर एक्सपर्ट, उनकी पोजीशन को हम नहीं बदल सकते। The seniors inspires the students, slow learner, to construct the good habits. This method is good for disabled children actually. एक उनसे प्रश्न पूछता है और उसको अधिक से अधिक सिखाने का प्रयास करता है। ट्यूटर जो होता है वो जो यूथ है, युवा वर्ग है, उसकी शिक्षा में सबसे ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकता है। जैसे कि सीनियर्स होते हैं या पुराने स्टूडेंट्स होते हैं तो मोरल वैल्यूज उनको सिखा सकते हैं, अच्छी अच्छी आदतों को किस तरह से बनाना चाहिए, तो ये चीजें उनको सिखाई जा सकती हैं। द नेक्स्ट वन इज पीयर असिस्टेड लर्निंग स्ट्रेटजीज, PALS इसको कहते हैं। CWPT की तरह ही ये भी होता है जो फर्स्ट वन आपको सिखाया। मीन्स एक शिक्षक जो होता है, जो ट्यूटर है, पेयर्स बनाकर अलग अलग समय पर इनको एक टीचर और स्टूडेंट के रूप में कार्य करने को कहता है। हर एक को टीचर और स्टूडेंट बनने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है। इसमें कौशल स्तर उनका समान होता है। लर्निंग में इसको लर्निंग इससे बहुत अच्छी हम डेवलप कर सकते हैं। स्टूडेंट की खास करके रीडिंग एबिलिटी जो होती है उसके लिए ये जो हमारे लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, जिनको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम होती है, रीडिंग एबिलिटी जिनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है, उसमें बहुत अच्छे से सुधार और उसका विकास किया जाता है। खास करके एजुकेशनल स्किल्स जो होती हैं उनको सुधारा जा सकता है। और इसमें स्टेप वाइज चीजों को कंटिन्यू किया जाता है कि पहले मैंने उसको प्रेडिक्ट कर दिया कि इस तरह से मैं बोल रही हूँ, फिर वो पार्टनर रीड करता है, फिर रिटेल करता है, फिर वो बताता है कि इसमें आपने क्या पढ़ा, फिर समराइज करता है चैप्टर को। इस तरह से एक स्टेप वाइज एक 5 to 7 लाइन्स बताने के लिए कहा जाता है उसको कि पहले आप बताओ, फिर थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाता है, फिर और बढ़ा दिया जाता है। ऐसे करके स्टेप वाइज इसमें चलता है। नेक्स्ट वन इज रेसिप्रोकल पीयर ट्यूटोरिंग। रेसिप्रोकल पीयर ट्यूटोरिंग क्या होती है, पारस्परिक समकक्षी कहते हैं। इसमें 2 स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो ट्यूटर और ट्यूटी होते हैं, उसमें एक हाई परफॉर्मर होता है, एक लो परफॉर्मर, यानी कि एक टैलेंटेड होता है, दूसरा स्लो लर्नर होता है। इसमें स्टूडेंट ही जो होता है वही मटेरियल भी प्रिपेयर करता है, वही साथ वाले को इवेल्युएट भी करता है, इवेल्यूएशन भी उसका करता है। और जब दोनों का जो निर्धारित उद्देश्य है जिसकी वजह से उनको ट्यूटरिंग कराई जा रही है वो पूरा कर लेते हैं, तो वो टीचर के द्वारा उनको रिवॉर्ड भी किया जाता है। दे आर रिवॉर्डेड बाय द टीचर, दोनों को उनको रिवॉर्ड भी दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज सेम एज पीयर ट्यूटोरिंग। सेम एज CWPT की तरह ही सेम है कि इसमें एक ही एज के लिए जा सकते हैं बच्चे, एक ही क्या कहते हैं
क्लास के लिए जा सकते हैं बच्चे, जिसमें हो जाता है कोई कोई गिफ्टेड चाइल्ड होता है, जैसे हायर परफॉर्मर वाला टैलेंटेड होता है, वो नीडी चिल्ड्रन को या स्लो लर्नर को कुछ ना कुछ ऐसा सिखाता है। तो पीयर ट्यूटोरिंग एक कहना चाहिए फ्लेक्सिबल सिस्टम है, जो एक वीक में वंस और ट्वाइस 20 मिनट्स टू 25 मिनट्स के लिए अरेंज की जाती है, जिसमें एक विद्यार्थी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग भी सीखता है। सो दीज आर सम टाइप्स ऑफ और पीयर ट्यूटोरिंग की किस किस तरीके से हम पीयर ट्यूटोरिंग कर सकते हैं। नाउ सी द एडवांटेजेस, मेरिट्स, इम्पोर्टेंस, बेनिफिट्स ऑफ पीयर ट्यूटोरिंग। It is an effective teaching method for the students who do not respond well to the adults. ये एक बहुत इफेक्टिव मेथड होता है ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अच्छे से अपने बड़ों से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, जो उनको बहुत स्ट्रिक्ट समझते हैं, या जो उनके आगे हेजिटेट होते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं ठीक से, उनके आगे आंसर नहीं कर पाते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाता है। इससे इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करते हैं वो, और टीम वर्क जैसा जब होता है तो सेम एज या अपने एक आइडियल से अगर कुछ सीखते हैं तो उनके अंदर एक अच्छी फीलिंग आती है। द ट्यूटर ऑल्सो गेट्स बेनिफिटेड बिकॉज वाइल टीचिंग द ट्यूटर इज ऑल्सो लर्निंग समथिंग न्यू एवरी डे। ट्यूटर इसके साथ, जो ट्यूटर होता है केवल लर्नर के लिए ही बेनिफिशियल नहीं है, ट्यूटर के लिए भी है, क्योंकि जब टीचिंग हम कोई चीज सिखाते हैं तो ट्यूटर भी कुछ न कुछ नया हर दिन लर्न करता है, क्योंकि वो उसके लिए कुछ न कुछ प्रिपेयर करता है, उसको सिखाने का प्रयास करता है, तो ट्यूटर भी कुछ न कुछ नया सीखता है। इन दिस काइंड ऑफ लर्निंग लर्नर कैन गिव और शो हाई लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन। इस लर्निंग में लर्नर का हाई लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन यानी कि उसकी अच्छी भागीदारी दिखती है हमें, वह देता है अच्छी भागीदारी, हर चीज में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे बहुत से फायदे उसमें होते हैं। तो उसकी पढ़ाई में सुधार आता है, वो मोटिवेट होता है, उसको एनवायरनमेंट अच्छा मिलता है, उनको इजी और इफेक्टिव लर्निंग जब इनकी होती है तो उनका पार्टिसिपेशन भी हर जगह अच्छा होता है। इंडिविजुअल गाइडेंस एंड पर्सनल केयर आर प्रोवाइडेड। जब हम पर्सनली आपस में पढ़ते हैं तो दो लोग, एक जो हायर परफॉर्मर है वो हमें स्लो लर्नर को जब गाइडेंस देता है तो एक इंडिविजुअल गाइडेंस उनको मिलती है, कहाँ पे उनकी कमी आ रही है, कहाँ पे छोटी छोटी चीजों की प्रॉब्लम आ रही है, उनको एक पर्सनल केयर प्रोवाइड हो जाती है। इट कैन रिड्यूस द प्रेशर ऑफ द टीचर। जो टीचर होता है अगर वो पूरी क्लास में हर एक पर बराबर में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में ध्यान नहीं दे पाता है कि कौन सी उसकी छोटी छोटी समस्याएं हैं, तो टीचर पे बहुत प्रेशर पड़ता है, क्योंकि सिलेबस करिकुलम इतना लेंथी होता है कि उसको वो भी फिनिश करना होता है। तो ये टीचर के प्रेशर को भी रिड्यूस करता है। जब टीचर उनकी प्रॉब्लम को सब आइडेंटिफाई कर लेता है तो वो पेयर बना के दूसरे पर एक जिम्मेदारी दे देता है कि आपको उसको उस प्रॉब्लम को रेमेडाइज करना है, उसका उपचार करना है। स्लो लर्नर्स गेट द इंडिविजुअल अटेंशन दे नीड। जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनको एक स्पेशल अटेंशन की नीड होती है। जैसा मैंने 5th पॉइंट में कहा कि टीचर के पास उतना समय नहीं होता कि हर एक को पूरे करिकुलम के साथ एक एक को अलग अलग उतना सफिशिएंट टाइम प्रोवाइड करा सके। तो इंडिविजुअल अटेंशन जो उनको चाहिए होता है वो अपने पेयर ग्रुप के साथ मिल जाता है। द ट्यूटर कैन इफेक्टिवली एनालाइज एंड मॉनिटर द लर्निंग ऑफ द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जो ट्यूटर होता है पेयर में, इसमें तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से चीजों को एनालाइज करता है, उनकी चीजों को समझता है, जो स्पेशल नीडी चिल्ड्रन होते हैं कि कहाँ पर उनको प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर उनको लर्निंग की जरूरत है, कहाँ पर उनको रिमीडियल इंस्ट्रक्शन की जरूरत है, कहाँ पर उनको हेल्प की नीड है। तो उन चीजों को इफेक्टिवली एनालाइज कर पाता है। इट ऑल्सो एनकरेज फ्रेंडशिप एंड बॉन्ड बिटवीन द लर्नर एंड द ट्यूटर। यह जब टीम वर्क का काम होता है तो
एक कोऑपरेशन की फीलिंग आती है उनके बीच में, आपस में ट्यूटर ट्यूटी के बीच में एक अच्छा सा बॉन्ड बन जाता है, एक अच्छी फ्रेंडशिप होती है। वह एनकरेज करता है दूसरे को, हर उन दोनों में मोटिवेट करता है ट्यूटर, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम उनकी सॉल्व होती है। ईच फेज ऑफ लर्निंग कैन बी सुपरवाइज्ड एंड इवेल्युएटेड इफेक्टिवली। लर्निंग का जो हर एक फेज होता है उसको अच्छे से सुपरवाइज किया जाता है, जांचा जाता है और उसको अच्छे से प्रभावी तरीके से इवेल्युएट किया जाता है। So these are some benefits और advantages. Now see the limitations of, क्या limitations हैं, क्या सीमाएं हैं, क्या जहाँ पे हम उनको वो चीजें इतने अच्छे से शॉर्ट पेयर ग्रुप में प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं, कौन सी ऐसी सीमाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, वो भी देख लेते हैं। इफ दैट ट्यूटर इज नॉट ट्रेन्ड प्रॉपरली इट कैन लीड टू प्रॉब्लम। अगर जो ट्यूटर और ट्यूटी में जो ट्यूटर है, टीचर है जो पढ़ाने जा रहा है, एजुकेटर है, वो उसको अच्छे से ट्रेन नहीं किया गया, उसको अच्छे से डायरेक्शंस नहीं दिए गए, इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए गए, उससे प्रॉपर प्रॉब्लम नहीं उसकी समझाई गई है कि वहाँ उसको कहाँ पर उसको रेमेडियल टीचिंग देनी है या इंस्ट्रक्शन देने हैं या कहाँ पर उसको प्रैक्टिस की जरूरत है, तो ये चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फॉर अ सक्सेसफुल पेयर ट्यूटरिंग it is important that there is a good equation between the learner and the tutor। बहुत सक्सेसफुल पेयर ट्यूटरिंग करनी है अगर, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उन दोनों में इतना अच्छा एक बॉन्ड बन जाए, एक अच्छी सी केमिस्ट्री हो, एक अच्छी गुड इक्वेशन हो उन दोनों के बीच में, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि दोनों ही अगर वो कुछ सिखाना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है, तो वो समझ सके, और इफ उसको प्रॉब्लम हो रही है तो वो उस चीज को एक्सप्लेन भी कर सके कि उसको ये चीज नहीं समझ में आ रही। अदरवाइज दिस मेथड वोंट बी इफेक्टिव। इन सम एरियाज मैनेजमेंट प्रॉब्लम कैन अकर। बहुत सी चीजें जगह पे ऐसा होता है कि हम करना तो बहुत अच्छा चाह रहे हैं बट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स आती है, कहीं पर फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड हो पाती हैं, कहीं पर कुछ वैसा एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड हो पाता है, कहीं पर टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हो पाता है, तो बहुत सी ऐसी समस्याएं आती हैं जिससे प्रॉब्लम्स निकल आती हैं। क्वालिटी ऑफ द बॉन्ड एंड कम्युनिकेशन कैन अफेक्ट दिस मेथड। जैसे मैंने इस पॉइंट में कहा था सक्सेसफुल पेयर ट्यूटरिंग वाले में कि कम्युनिकेशन और बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, हमारा उसके साथ इक्वेशन अच्छी नहीं है, हमारी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है, तो वो चीज़ें इसको मेथड को अफेक्ट करती हैं। सो दीज आर सम, हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसके कॉन्स हैं, एक लिमिटेशंस है कि अगर ये चीजें ना आए तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो फिर मेथड ये सक्सेसफुल है। सो गाइज, दिस वाज अ peer tutoring strategy of inclusive practices. If you have any